हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास में सेमेस्टर सेकंड से पेपर थर्ड को, जिसमें हम भारत का इतिहास 1757 से 1857 के मध्य की घटनाओं को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसकी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम पाश्चात्य एवं पाश्य शिक्षा पढ़ेंगे। पाश्यवादी एवं आंग्लवादी विवाद, वुड डिस्पैच सन 1854 तक, शैक्षणिक विवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत न्याय व्यवस्था का विकास हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट, ब्रिटिश भारत में स्वदेशी शिक्षा का क्या स्वरूप था? प्रकाश डालिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परंपरागत देसी शिक्षा पद्धति। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी शिक्षा या परंपरागत देसी शिक्षा पद्धति में से किसी एक पर लिखनी है ना। ब्रिटिश भारत में देसी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपचारिक शिक्षा पद्धति का अभाव था, परंतु अनौपचारिक पद्धतियों के द्वारा व्यवसायपरक एवं परंपरागत शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि कुछ औपचारिक संस्थाएं भी थीं जिनमें केवल हिसाब किताब रखने वाले लोग एवं व्यापारी, साहूकार, जमींदार, मुनीम आदि को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुसलमानों की शिक्षा के केंद्र मदरसे थे। मंदिरों में भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था। औपचारिक शिक्षा का अभाव होने के कारण ही विदेशियों द्वारा भारतीयों को अशिक्षित एवं असभ्य कहा गया। 19वीं शताब्दी में देसी शिक्षा प्रणाली। 19वीं शताब्दी में देसी शिक्षा का क्या स्वरूप था, इस संबंध में सीमित जानकारी ही प्राप्त होती है। इस जानकारी भी कुछ ही प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, चेन्नई एवं मुंबई तक ही सीमित है। बंगाल और बिहार में स्वदेशी शिक्षा। बंगाल में स्वदेशी शिक्षा के संबंध में जांच का श्रेय एक मिशनरी विलियम एडम को जाता है। अपनी जांच के आधार पर उसने 1835 से 1838 के मध्य सरकार के समक्ष 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। प्रथम प्रतिवेदन में कहा था कि बंगाल और बिहार में ग्रामीण विद्यालयों की संख्या 1 लाख है। यदि दोनों प्रांतों की कुल जनसंख्या 40 करोड़ स्वीकार कर ली जाती है तो प्रत्येक 40 व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण विद्यालय होगा। प्रतिवेदन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक ग्राम में एक तथा बड़े ग्रामों में एक से अधिक विद्यालय रहे होंगे। द्वितीय प्रतिवेदन में राजशाही जिले में बतौर थाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार थानों की संख्या, कुल जनसंख्या 1,95,296 तथा ग्रामों की कुल संख्या 465 थी। प्रारंभिक विद्यालय 27 और संस्कृत महाविद्यालय 38 थे। प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 262 थी, जबकि 2342 बाल गृह शिक्षा ही प्राप्त करते थे। बालक गृह शिक्षा प्राप्त करते थे। स्त्री शिक्षा का अभाव था तथा अध्यापकों का औसत वेतन 5 से 8 रुपये मासिक था। तृतीय प्रतिवेदन। एडम ने तृतीय प्रतिवेदन में वर्धमान, तिरहुर, मुर्शिदाबाद एवं दक्षिण बिहार की शैक्षणिक जांच से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन जिलों की शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन जिलों में विद्यालयों की संख्या 2567 थी। विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी शिक्षा के कुल 8 विद्यालय थे, जिनमें 242 बच्चे थे। बालिकाओं की शिक्षा हेतु 6 विद्यालय थी, जिनमें 214 छात्राएं थीं। वर्धमान जिले में संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए 190 विद्यालय थे, जिनमें 1358 विद्यालय थे, मतलब विद्यार्थी थे। फारसी, अरबी की
उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यालय थे। दक्षिण बिहार में कुल 291 विद्यालय थे, जिनमें 1489 बच्चे या विद्यार्थी थे। मद्रास चेन्नई में स्वदेशी शिक्षा। सन 1822 में मद्रास चेन्नई के गवर्नर टॉमस मुनरो ने देसी शिक्षा संबंधी जांच कराई। मुनरो ने विभिन्न जिलाधिकारियों से प्राप्त निवेदनों के आधार पर जांच संबंधी विवरण प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार मद्रास चेन्नई प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ राज्य क्षेत्र में 12,498 विद्यालय और महाविद्यालय थे। स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। 5 से 10 वर्ष की आयु के मध्य के बालकों में केवल 1/3 शिक्षा प्राप्त करते थे। विभिन्न विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भिन्नताएं थीं। 23 विद्यालयों में संस्कृत और 1 विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षकों का वेतन 6 से 7 रुपये प्रति माह था। कम वेतन के कारण योग्य विद्यार्थी शिक्षक बनना नहीं चाहते थे, जिसके कारण शिक्षा का स्तर अधिक उन्नत नहीं था। मुंबई में स्वदेशी शिक्षा। मुंबई में स्वदेशी शिक्षा की जांच कराने का श्रेय गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को प्राप्त है। इन्होंने 1823 से 1825 के दौरान कराई गई जांच के आधार पर निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध कराए थे। विद्यालय अस्थायी थे तथा आवश्यकतानुसार मंदिरों एवं निवास स्थानों पर चलाए जाते थे। अध्यापन का कार्य ब्राह्मणों द्वारा किसी आर्थिक लाभ हेतु नहीं, वरन सम्मान के लिए किया जाता था। इन्हें केवल 3 से 5 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था। हरिजन जाति का विद्यालय में प्रवेश निषिद्ध था। बाद में प्रतिवेदनों में उच्च शिक्षा के हिंदू विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है। जहाँ तक देसी शिक्षा से संबंधित मुंबई, मद्रास एवं बंगाल, बिहार के प्रतिवेदन का संबंध है, तो जानकारी पूर्णतः सत्य पर आधारित नहीं है। आंकड़े बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त इस जांच में गृह शिक्षा संस्थानों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अतः इन जांचों के आधार पर शिक्षा के संपूर्ण प्रसार को नहीं मापा जा सकता। बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में देसी शिक्षा का क्या स्वरूप था, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वदेशी शिक्षा मुख्यतः परंपराओं पर आधारित थी और पारंपरिक शिक्षा से संबंधित विद्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए थे। उच्च शिक्षा से संबंधित भी कुछ महाविद्यालय थे। इन देसी विद्यालयों की नींव पर ही राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का निर्माण एवं विकास किया जा सकता था। ऐसी शिक्षा पद्धति सुलभ एवं सस्ती भी होती थी, किंतु ब्रिटिश शासन ने अपने हितों की पूर्ति हेतु अपने स्वामित्व को स्वायत्त प्रदान करने के लिए देसी शिक्षा पद्धति को समाप्त करना प्रारंभ किया। यद्यपि स्वदेशी शिक्षा अपने दीर्घकालीन अस्तित्व के कारण भारतीयों की संस्कृति से पूर्णतः समृद्ध थी, अतः इसी शिक्षा पद्धति के दौरान इसका चारित्रिक उत्थान भी संभव था। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए मुनरो, एडम एवं एल्फिंस्टन एवं थॉमसन आदि ने देसी शिक्षा के विकास से संबंधित कतिपय योजनाएं तैयार की, किंतु इनकी योजनाओं की उपेक्षा की गई तथा स्वदेशी शिक्षा को सुधारने की अपेक्षा उनकी प्रतियोगिता में नवीन शिक्षा प्रणाली लाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देसी विद्यालय नष्ट होते चले गए। इसी के साथ भारत में आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास प्रारंभ हुआ, किंतु यह तथ्य उल्लेखनीय एवं स्मरणीय है कि इस आधुनिक शिक्षा के मूल में भारतीय हित नहीं, वरन ब्रिटिश हित सिद्धि की भावना ही कार्य कर रही थी। 1813 से 1854 तक भारत में शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। 1813 से 1854 तक भारत की शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की प्रगति का वर्णन कीजिए। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति की विवेचना कीजिए। अंग्रेजों से पूर्व भारत में शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही शिक्षा पाते थे। ईसा के कुछ शताब्दी पूर्व ही भारत में नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना को चुना गया था।
इन विश्वविद्यालयों में देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। मध्यकाल में भी शिक्षा की स्थिति अच्छी बनी रही। मुगल शासन में शिक्षा के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया। इसमें सम्राट अकबर के प्रयत्न विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। इस काल में काशी, नदिया, मिथिला, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या, सरहिंद आदि हिंदू शिक्षा के बड़े विद्यापीठ थे। मुगल साम्राज्य के पतन के दिनों में देश में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न से शिक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, अतः शिक्षा की स्थिति शोचनीय हो गई। यूरोपीय जाति के आगमन के समय यहाँ शिक्षा के अनेक देशी तरीके मौजूद थे। यहाँ केवल एक या दो प्रांत तक सीमित नहीं थी, अपितु देश के विभिन्न भागों में शिक्षा की व्यवस्था थी। प्रारंभ में यूरोपीय देश की व्यावसायिक कंपनियों का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्य विस्तार एवं धर्म प्रचार को ही अपना लक्ष्य बना लिया और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा को उचित साधन समझकर अनेक शिक्षा संस्थान स्थापित की गईं। पुर्तगाली मिशनरियों ने मुंबई, गोवा, दमन द्वीप, चटगांव और हुगली में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना की। उच्च शिक्षा हेतु इन्होंने 1576 में गोवा में प्रथम जेसुइट कॉलेज की स्थापना की। बाद में कुछ अन्य स्थानों में भी कॉलेज खोले गए, जहाँ के ईसाई धर्म, लैटिन, तर्कशास्त्र, व्याकरण एवं संगीत की शिक्षा दी जाती थी। पश्चिमी नीति का प्रारंभ एवं प्रसार। अन्य यूरोपीय देशों की भांति अंग्रेजों का भी ध्यान भारत में शिक्षा प्रसार की ओर गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1614 में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा नीति के निर्माण में भारत में अंग्रेज शासकों ने इस सिद्धांत का अक्षरतः पालन किया। यदि किसी देश को दास रखना है तो उसके साहित्य एवं संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए। 1698 में भारत की अंग्रेज बस्तियों में पाठशालाओं की स्थापना कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया गया और 1715 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास, चेन्नई में सेंट मैरी चैरिटी स्कूल की स्थापना की। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस धर्म प्रचारकों ने कलकत्ता, मद्रास के कुछ इलाकों में शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। शिक्षा के प्रसार से कंपनी के पदाधिकारियों में भी काफ़ी योगदान दिया। ये लोग भारतीय साहित्य के बड़े जिज्ञासु थे। जोन्स ने मनुस्मृति का और विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मैक्स मूलर ने वेदों का प्रथम संस्करण अंग्रेजी में प्रकाशित कराया है। इस क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग के कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। इसने कलकत्ता में इस्लाम धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए सन 1781 में एक मदरसे की स्थापना करवाई थी, जिसके पश्चात 1791 में मद्रास में कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए योग्य हिंदू जूरियों एवं शासकों को उत्पन्न करना था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वॉरेन हेस्टिंग की सहायता से कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय, राजा राधाकांत देव, जय नारायण घोषाल आदि भारतीयों ने भी उल्लेखनीय हाथ बटाया है। शासन कार्य में भारतीयों की सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। यह महसूस किया गया कि भारत अधिकारियों के निर्देशन को समझें और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों का एक जत्था तैयार करना आवश्यक है। अतः ब्रिटिश सरकार को शिक्षा के विकास की ओर ध्यान देना पड़ा। 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा गया कि कंपनी की सरकार भारतवासियों की शिक्षा में रुचि ले और उनके कार्य के लिए धन खर्च करें। कंपनी के संचालकों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद ब्रिटिश संसद ने 1813 में ये एक आज्ञा पत्र पास कर दिया, जिसके अनुसार ईसाई पारदियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई और शिक्षा को कंपनी का आवश्यक कर्तव्य मानते हुए एक धारा में यह बताया गया
कम से कम 1 लाख रुपए की राशि अलग रख दी जाएगी और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों में साहित्य के पुनरुत्थान एवं सुधार में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ एवं बुद्धि के लिए व्यय किया जाएगा। यद्यपि यह धन भारत के विशाल समुदाय को शिक्षित बनाने के लिए अत्यंत ही अपर्याप्त था, तथापि भारतीयों की शिक्षा की ओर सर्वप्रथम 1813 में ही ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय होने वाली 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष एकत्रित होती गई, जिसका मुख्य कारण यह था कि कंपनी के अधिकारी इस विषय पर एकमत नहीं थे भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए या नहीं। अतः 1813 से 1823 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी सराहनीय शिक्षा प्रयास न कर सकी। 1823 के पश्चात ही बंगाल, मुंबई, मद्रास में इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए। 17 जुलाई 1823 को गवर्नर जनरल ने एक सर्वसाधारण शिक्षा समिति की स्थापना की। 1 लाख रुपए की धनराशि उसे खर्च करने का अधिकार सौंप दिया। भारतीयों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इस संबंध में 2 विचारधाराएं आंग्लवादी और पाश्चात्यवादी थीं। आंग्लवादी विचारक पोषक थे लॉर्ड मैकाले, जिनका उद्देश्य था भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो कि रंग खून मैं तो भारतीय हूँ लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता एवं बुद्धि में अंग्रेज हूँ। मिशनरी कंपनी के युवा अधिकारी इस विचारधारा के समर्थक थे। दूसरी आती है पाश्चात्य विचारधारा। इसके समर्थक थे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रचार के साथ साथ संस्कृत और अरबी साहित्य के प्रोत्साहन का अनुमोदन करते थे। इन दोनों प्रकार के विचारकों के बीच यह विवाद 1835 तक चलता रहा। लॉर्ड मैकाले की योजना एवं शिक्षा संबंधी नीति। 1853 में लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानून सदस्य नियुक्त किया गया। वह अंग्रेजी का प्रखंड पंडित, सफल लेखक, कुशल वक्ता था। इसके आगमन के समय भारत में आंग्लवादी एवं पाश्चात्यवादी विवाद छिड़ा हुआ था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को सर्वसाधारण शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पाश्चात्य साहित्य शिक्षा का खंडन करके अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया गया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के संबंध में सर्वसाधारण शिक्षा समिति का उपयुक्त निर्णय लागू किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किए जाने के उद्देश्य। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के लिए शिक्षित लिपिक पैदा करना था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं था। उदार भारतीय तो इसके पक्ष में थे ही, साथ ही जो शिक्षित भारतीय थे वे भी पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति से प्रभावित होकर स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में हो गए थे। राजा राम मोहन राय ने संस्कृत कॉलेज खोलने का विरोध किया और स्वयं लॉर्ड एम्सहर्स्ट को पत्र लिखकर कहा कि संस्कृत का अध्ययन इस देश को अंधकार में रखने का सबसे प्रमुख साधन होगा। बंगाल की सुधारक पत्रिका ने भी लिखा था कि संस्कृत की शिक्षा केवल शास्त्रों का ज्ञान कराती है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः उस समय अंग्रेजी शिक्षा अनभिज्ञता के अंधेरों को दूर करने के लिए आवश्यक समझी गई और साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की सार्वजनिक भलाई के लिए शासन में भाग लेने की योग्यता प्रदान कर सकती थी। इसके अतिरिक्त ईसाई पारदी अपने धर्म प्रचार की सुविधा को देखते हुए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। साम्राज्यवादी अंग्रेज अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता को मानते थे। 1853 में टेवेलियन ने लोकसभा के सम्मुख कहा था कि जब भारतीय नवयुवक हमारे साहित्य के द्वारा हमारे संपर्क में आ जाएगी तो वे हमें विदेशी नहीं मानेगी। दूसरी ओर अनेक उदार अंग्रेज मानवता की भावना के आधार पर भारत के विकास के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। मेजर जनरल स्मिथ ने कहा था कि शिक्षा प्रदान करने का प्रभाव यह होगा कि हमें देश से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं उसका अफसोस नहीं करूँगा। अमेरिका हमारे लिए उपनिवेश बनकर उतना लाभदायक न होगा जितना हमें पृथक करके रहकर हुआ। 1835 की घोषणा में शिक्षा की प्रगति।
1854 में लॉर्ड मैकाले की घोषणा के बाद भारत में शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। 1823 की घोषणा की शिक्षा की प्रगति 1854 तक। लॉर्ड मैकाले की घोषणा के बाद भारत में शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ था। 1839 में इनकी संख्या 23 सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई थी। अब इनकी संख्या 1842 में बढ़कर 51 हो गई थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने बंगाल को 9 भागों में विभाजित किया था। प्रायः प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित किए गए थे। 1840 में इस प्रकार के 40 विद्यालय थे। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल भी खुलवाया था। डलहौजी ने 1854 में 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए थे। 1844 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा या कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई थी। 1854 में बंगाल में शिक्षा परिषद के अंतर्गत 47 अंग्रेजी स्कूल, 5 अंग्रेजी कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज एवं 3 पाश्चात्य कॉलेज खोले गए थे। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ी, जिसमें पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। 1840 में मुंबई में भारतीय शिक्षा समिति को भंग करके उसके स्थान पर शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। सूरत, रत्नागिरी, अहमदाबाद, धारवाड़, सतारा, राजकोट, कोल्हापुर आदि स्थानों में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई थी। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी कॉलेज को मिलाकर पूना स्कूल बना दिया गया था। 1854 में मुंबई में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। 1836 में एक कॉलेज हुगली में तथा एक कॉलेज ढाका में, पटना में, नागपुर में स्थापित किए गए थे। 1822 में मद्रास, चेन्नई यूनिवर्सिटी में प्रारंभ की गई थी। पंजाब में 1849 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अमृतसर एवं लाहौर में स्कूल खोले गए थे। आगरा में एक नॉर्मल स्कूल खोला गया था। 1892 में सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1847 में थॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इस काल के दौरान यद्यपि लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कर स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वुड का घोषणा पत्र एवं भारतीय शिक्षा में नवीन मोड़। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। 19 जुलाई 1854 को इसने कंपनी के संचालक के माध्यम से एक घोषणा पत्र जारी किया। यह पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों की योजना एवं आदि के विषय में विस्तार से विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र के प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थीं। पहला, इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पद्धति के 3 उद्देश्य माने गए थे। पहली, पाश्चात्य संस्कृत का प्रसार, जन प्रशासन के लिए सुप्रशिक्षित जन सेवा तैयार करना, भारतीय प्रजा को राजा के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की योग्यता प्रदान करना। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से विषय में यह घोषणा पत्र भी कहा गया था, इसे घोषणा पत्र भी कहा गया था। शिक्षा के माध्यम के विषय में इसे घोषणा पत्र कहा गया कि कॉलेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिसके कालांतर में वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो सके। शिक्षा नीति धार्मिक क्षेत्र में पूर्णतः तटस्थ एवं निष्पक्ष हो। स्त्री शिक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की प्राप्ति के लिए प्रांतों में ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज एवं स्कूलों के अतिरिक्त जिनमें साधारण शिक्षा दी जाएगी, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला एवं कृषि की शिक्षा के लिए भी संस्थाएं खोली जाएंगी। इस शिक्षा पद्धति के संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत एक संचालक और एक अनेक निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार वुड्स डिस्पैच के आधार पर भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए और विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं को सीखना अनिवार्य हो गया। 1857 में कलकत्ता
मुंबई मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की लाहौर में स्थापना की गई और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया। दिन प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज एवं विद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी। 1882 तक 22.5 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। सर फिलिप हार्टोग ने के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता के विकास करने वाली नीति का निर्धारक था। लेकिन परकंजी ने यह मत का खंडन किया। इनके शब्दों में घोषणा पत्र का उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना नहीं था जो नेतृत्व करना सिखाए, अर्थात जो किसी स्वतंत्र राष्ट्र के निवासियों के लिए अपेक्षित हो। 1884 में इस घोषणा पत्र का जो भी महत्व रहा हो, 1941 में शैक्षणिक चार्टर्ड कहना हास्यास्पद होगा। निस्संदेह वुड का घोषणा पत्र भारतीयों के कल्याण से प्रेरित नहीं था। इसमें भारत का ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल का संरक्षण एवं इंग्लैंड के तैयार माल के उपभोग के रूप में माना गया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश माल के उपभोक्ता बनेंगे और सरकारी नौकरी देकर उनकी स्वामी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वुड का घोषणा पत्र इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित था। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, लाभदायक प्रभाव देखेंगे। पहले हम अंग्रेजी शिक्षा के लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित रहे हैं। पहला, भारतीयों का ज्ञानवर्धन। अंग्रेजी तथा अंग्रेजी भाषा के अनुवाद किए गए ग्रंथों के अध्ययन से भारतीयों को ज्ञानवर्धन हुआ और उन्हें एक विश्वजनीन दृष्टिकोण प्रदान किया गया। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों के लिए पश्चिमी संस्कृति, ज्ञान एवं विचारों के मार्ग को खोल दिया। ज्ञान के क्षेत्र में जिस स्वतंत्र इच्छा एवं प्रवृत्ति का निर्माण भारतीयों ने किया, वह काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी भाषा की ही देन है। भारत पर अंग्रेजों की विजय और उनके शासन ने जिस नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण की सृष्टि की, उसके कारण भारतीयों के समक्ष नवीन समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका समाधान ढूंढने में उन्हें विदेशी साहित्य के अध्ययन से मदद मिली। व्यापक औद्योगिकरण एवं उन्नतिशील कृषि के विकास से नवीन आर्थिक समस्याएं उठी, जिसके समाधान के लिए गोखले, रनाडे, के.टी. शाह जैसे भारतीय अर्थशास्त्रियों को एडम स्मिथ, रिकार्डो लिस्ट एवं मार्क्स के अर्थशास्त्र संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन एवं विवेचना करनी पड़ी। भारतीयों के शिक्षित वर्ग ने विश्व के आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को समझा। उसमें से कुछ ने विभिन्न देशी भाषाओं में वैज्ञानिक ग्रंथ, कला की दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य रचनाओं का अनुवाद भी किया है। हिंदू समाज में सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र पर भी अंग्रेजी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। शिक्षित भारतीयों ने हिंदू समाज के सुधार की आवश्यकता समझी। स्वयं हिंदुओं ने जाति प्रथा को समाप्त करने, ऊंची जातियों में विधवा विवाह प्रथा, विधवा विच्छेद को स्वीकार करने, विवाह की आयु बढ़ाने, अस्पृश्यता निवारण, हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु आंदोलन किए। धार्मिक सुधारों की मांग बढ़ी। राजा राम मोहन राय एवं ब्राह्मण समाज का इसमें अग्रणीय योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का भी आंदोलन शक्तिशाली रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1897 में बंगाल में प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन भी एक सुधारवादी आंदोलन था। निम्न शिक्षा के प्रचार से ही ये सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चल सके। अंग्रेजी के राजकीय आधार पर प्रारंभ होने से पहले 1830 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका में भी हम यह विचार मिलते हैं। यह सत्य है कि हिंदू मुस्लिम शासनकाल में इस दिशा में ज्ञान प्राप्त किया गया, लेकिन जनसाधारण के लिए जिस प्रकार की उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था हमें अंग्रेजी शासनकाल में मिली है, वह सर्वथा अपरिचित थी। 1817 में कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज में विद्यालयों ने जो दृष्टिकोण अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्राप्त करके बनाया, उस शिक्षा के महत्व को हमारे राष्ट्रीय जीवन में स्पष्ट करता है। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों का नवीन एवं विशिष्ट दृष्टिकोण उनका बौद्धिक विकास एवं नवीन एवं क्रियात्मक बुद्धि संपूर्ण संसार एवं मनुष्य के जीवन की सभी प्रकार की कार्यवाहियों के बारे में
प्रगतिशील विचारकों का ज्ञान अभी तक सर्वथा अपरिचित राष्ट्रीयता और चरित्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर कॉलेज के जीवन को चमका। हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों का नवीन एवं विस्तृत दृष्टिकोण, उनका बौद्धिक विकास एवं नवीन एवं क्रियात्मक बुद्धि, संपूर्ण संसार, मनुष्य के जीवन की सभी प्रकार की कार्रवाइयों के बारे में प्रगतिशील विचारकों का ज्ञान अभी तक सर्वथा अपरिचित राष्ट्रीयता एवं चरित्र की स्वतंत्रता इस कॉलेज के छोटे जीवन को चकमा दिया था। अब आते हैं हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है। पहला आता है नवयुवकों द्वारा पुराने मापदंड एवं आदर्शों का बहिष्कार। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले नवयुवकों पर इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ा। इन्होंने पुराने मापदंड, इनके आदर्शों का बहिष्कार कर दिया। वे विदेशी संस्कृति को आत्मसात करने में असमर्थ रहे। उसने सांस्कृतिक अस्थिरता के चिन्ह प्रकट हुए। वे अंग्रेजी के पोषक शिष्टाचार एवं बाह्य सामाजिक व्यवहार की अंधाधुंध नकल करने लगे। इन्होंने मद्यपान करना, गौ मांस खाना, अस्वस्थ यौन प्रधान जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। वे केवल अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करने लगे। भारतीय भाषा में बोलना लिखना उन्हें अपनी शान के खिलाफ समझा। उन्होंने तमाम प्राचीन भारतीय विचारकों को अपमानजनक समझना शुरू कर दिया। इसमें से कुछ ईसाई बन गए या नास्तिक हो गए या संशयवादी हो गए। सामाजिक जीवन की पूर्व की सत्तावादी धारणा का विरोधी होने पर भी वे स्वतंत्र धारणा विकसित नहीं कर सके। अतः इन्होंने निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पाश्चात्य विचारकों को अबौद्धिक ठहराया, लेकिन वे नए प्रगतिशील विचारकों की स्थापना भी नहीं कर सके। अंग्रेजी भाषा में शिक्षित एवं जनसाधारण के बीच दरार। अंग्रेजी भाषा में शिक्षित व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न मानने लगे। इन्होंने और साधारण लोगों के बीच दरार पड़ गई। साधारण जनता ने ऐसे बुद्धिवादियों को आंग्लीयत का उपासक एवं राष्ट्रीय भावनाओं से शून्य समझा। यह शिक्षित वर्ग पाश्चात्य उदारवादी को सही अर्थों में समझने में असमर्थ रहा। इस शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया गया। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं था कि शिक्षित भारतीय जनसाधारण के बीच अंतर बढ़ जाए। इस शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं था और भारतीय राष्ट्र का प्रगति की समस्याओं में से संबंधित नहीं थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन। इस शिक्षा पद्धति में ब्रिटिश शासन पद्धति को आदर्श रूप माना गया, इसको गौरवपूर्ण सिद्ध किया गया एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन किया गया। ब्रिटिश इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया जिससे कि राष्ट्रीय भावना का उदय न हो सके। निष्कर्ष, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की स्थापना अंग्रेजों ने क्लर्क को पैदा करने एवं भारतीयों को गुलामी की मानसिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी, किंतु अंग्रेजी शासक यह भूल कर गए कि जनता शिक्षित हो जाने पर उन पर मनमाना अत्याचार करना संभव न होगा। शिक्षित युवा ने भारतीय एवं विदेशी कृतियों का अध्ययन किया जिससे उन्हें स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ का पता लगा। अतः इन्होंने बाकी जनता को भी जागृत करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार इन उद्देश्यों से शिक्षा पद्धति की स्थापना की गई और परिणाम इसके विपरीत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। 1757 से 1857 के मध्य की औपनिवेशिक प्रणाली में हुए न्यायिक सुधारों की विवेचना कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के न्याय संबंधी सुधार का वर्णन कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गए न्याय संबंधी सुधारों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूर्ण किया। विवेचना कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग की सब होंगे, वॉरेन हेस्टिंग है ना, पहले भी देखो जैसे कि 1757 से 1857 के मध्य औपनिवेशिक प्रणाली में हुए न्यायिक सुधार की विवेचना कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग के न्याय संबंधी सुधार का वर्णन कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा प्रारंभ किए गए न्याय संबंधी सुधार की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूर्ण किया है। विवेचना कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने न्याय विभाग में नवीन नीतियों को जन्म दिया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भारत में ब्रिटिश न्याय शासन का 1857 ईस्वी तक वर्णन कीजिए। भारत में ब्रिटिश न्याय शासन न्यायिक सुधार
1757 से 1857 तक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता प्रारंभ होने के पूर्व मुगल न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि कुरान के विधि विधान पर आधारित थी। अंग्रेजों के हाथ में भारत की सत्ता होते हुए भी आवश्यक एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गवर्नर जनरल ने न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, जो कि निस्संदेह स्वहित की भावना से ही प्रेरित थे। 1757 से 1857 की अवधि में विभिन्न गवर्नर जनरलों ने निम्नलिखित न्यायिक सुधार किए हैं। पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार। वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला आता है, अभी तक अपने अपने क्षेत्रों में जमींदार न्याय संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारों के इस अधिकार को समाप्त करके केवल साधारण मुकदमे सुनने का अधिकारी उनके पास रहने दिया। दूसरा, प्रत्येक जिले में एक एक फौजदारी तथा दीवानी न्यायालय स्थापित किए गए। दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश अंग्रेज कलेक्टर ही होता था, परंतु जो फौजदारी न्यायालय है उनका अधिकार भारतीयों के पास रहने दिया। जो दीवानी है उनके मुकदमों की अपील सुनने के लिए कलकत्ता में एक सदर दीवानी न्यायालय स्थापित किया और फौजदारी के मुकदमे की अपील सुनने के लिए सदर निजामत की स्थापना की गई। न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया। सभी प्रकार के मुकदमे का निर्णय एक विशेष अवधि में करना होगा, ताकि किसी भी मुकदमे को आवश्यकता से अधिक ना खींचा जाए। फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग ने अनेक भारी जुर्मानों की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। न्यायाधीशों को सरकार की ओर से वेतन दिए गए और व्यवस्था की गई कि उनके फीस लेने तथा उपहार भेंट लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। न्याय अब हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के अनुसार किया जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदू कानून की एक संहिता भी तैयार कराई। इस प्रकार न्याय के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वास्तव में बंगाल में एक स्वच्छ एवं कुशल न्यायिक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय पूर्ण रूप से वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। नेक्स्ट आते हैं कार्नवालिस का न्यायिक सुधार। कार्नवालिस का न्यायिक सुधार। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा प्रारंभ किए गए न्याय संबंधी सुधारों को कार्नवालिस ने अनेक सुधारों के साथ पूरा किया। पहला आता है दीवानी न्यायालयों का पुनर्गठन। दीवानी के मुकदमों का निर्णय करने के लिए विभिन्न स्तर पर अनेक छोटे छोटे से न्यायालयों की स्थापना की गई थी। मुंसिफ और रजिस्ट्रार के न्यायालय सबसे छोटे थे। मुंसिफ 50 रुपये तक के और रजिस्ट्रार 200 रुपये तक के मुकदमे सुनने के अधिकारी होते थे। इन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती थी। जिला न्यायालय एक अंग्रेजी जज और कुछ भारतीय कर्मचारी होते थे। जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रांतीय न्यायालयों में होती थी और प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में स्थापित थे। प्रत्येक प्रांतीय न्यायालय में 3 अंग्रेज जज और एक भारतीय कर्मचारी होते थे और अनेक भारतीय कर्मचारी होते थे। ये प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता स्थित सदर दीवानी न्यायालय, जो कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के अधीन थे। फिर आते हैं फौजदारी न्यायालयों का पुनर्गठन। दीवानी के समान फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन किया गया था। इसके सबसे छोटा न्यायालय दरोगा का होता था, तथा ये छोटे छोटे से फौजदारी के मुकदमों का निर्णय करते थे तथा प्रायः भारतीय ही दरोगा होता था। इस निर्णय के विरुद्ध अपील जिला सेशन जज के न्यायालय में की जा सकती थी। इस जिला न्यायालय के ऊपर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका में प्रांतीय न्यायालय होते थे। इसमें भी सिविल न्यायालय में जज होते थे। ये न्यायालय प्रांतों का दौरा भी करते थे और घूम घूम कर जनता को न्याय प्रदान करते थे। इन प्रांतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड की अपील स्वीकृत सदर निजामत अदालत में लेनी पड़ती थी। सदर निजामत अदालत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन कार्य करती थी। कलेक्टर न्याय संबंधी अधिकारों से वंचित। 1772 में कलेक्टर एवं जिला जज का कार्य एक ही व्यक्ति करता था, परंतु 1793 के उपरांत उसमें परिवर्तन करके दोनों पदों को भिन्न भिन्न व्यक्ति दे दिए गए। अब कलेक्टर का कार्य केवल लगान इकट्ठा करना होता था, जिसके सिविल न्यायालयों के लिए जिला जजों की नियुक्ति की गई थी। कार्नवालिस कोड की स्थापना। न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्नवालिस ने विभिन्न नियमों को संकलित करने के एक
न्याय विधान का निर्माण किया था। यह न्याय विधान कार्नवालिस कोड के नाम से विख्यात हुआ। इस कोड में हाथ पांव काटने के अतिरिक्त अन्य अमानुष दंड समाप्त कर दिए गए थे। लॉर्ड हेस्टिंग के न्यायिक सुधार। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 की अवधि में निम्नलिखित न्यायिक सुधार किए हैं। पहला आता है प्रत्येक थाने में मुंसिफ की नियुक्ति। कंपनी के संचालकों से अनुमति लेकर हेस्टिंग ने प्रत्येक थाने के लिए एक मुंसिफ नियुक्त किया। इसको 74 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई करता था। इसके निर्णय की अपील दीवानी न्यायालयों में की जा सकती थी। प्रत्येक जिले में एक सदर आमीन की नियुक्ति। दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश प्रांतीय न्यायालय की आज्ञा प्राप्त करके सदर आमीनों की नियुक्ति करता था। इसका 150 रुपये तक के मुकदमे को सुनता था। अनेक मुकदमे सुनते थे। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश प्रांतीय न्यायालय की आज्ञा पर आमीनों की नियुक्ति करता था, सदर आमीनों की नियुक्ति करता था, है ना। लेकिन 1821 में हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि सदर आमीन 500 रुपये तक के मुकदमे को सुन सकता है। इससे सदर आमीन के अधिकार में वृद्धि हो गई। फिर आता है रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना। लॉर्ड हेस्टिंग ने रजिस्ट्रार के अधिकारों को बढ़ा दिया था। उसको 50 रुपये तक के मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया था। दीवानी न्यायालय 500 रुपये से अधिक के मुकदमों को रजिस्ट्रार के यहाँ भेज सकता था। फिर आता है जिला दीवानी अदालतों का कार्य क्षेत्र निर्धारित करना एवं न्यायाधीशों के पद के लिए योग्यता निर्धारित करना। जिला दीवानी अदालत में 5000 रुपये से कम वाले विवादों को प्रस्तुत किया जाना निश्चित हुआ और इस धनराशि को अधिक से अधिक के विवादों को सीधे प्रांतीय अपील की अदालत में भेजा जाने लगा था। 1815 में एक नियम के अनुसार सदर दीवानी न्यायालय के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को 9 वर्ष तक का न्याय का अनुभव तथा 4 वर्षों के प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया था। मतलब इसमें कुछ योग्यता ऐड की गई थी। मजिस्ट्रेट को दंड देने का अधिकार। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो मजिस्ट्रेट हैं उनको दंड देने का अधिकार दिया था। अब वह अपराधियों को 20 वेतों के शारीरिक दंड देने एवं सपरिश्रम 2 वर्षों का कठोर कारावास का दंड दे सकता था। इसके अतिरिक्त हेस्टिंग ने 1821 में नियम बनाया जिसके अनुसार माल विभाग किसी अधिकारी या कलेक्टर को लगान वसूली हेतु मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया था। भारतीयों के वेतन में वृद्धि। लॉर्ड हेस्टिंग ने न्याय विभाग के समस्त भारतीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी और जिससे भारतीय अधिकारी ईमानदारी से काम करने लगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के न्यायिक सुधार। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उस समय न्यायिक व्यवस्था अनेक दोषों से मुक्त हो चुकी थी। न्याय व्यवस्था में 3 प्रमुख दोष थे जो कि हैं, पहला आता है विलंब अनिश्चित एवं अधिक व्यय। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने न्यायिक व्यवस्था को दोष मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित सुधार किए। पहला, प्रांतीय न्यायालयों का अंत। 1829 में सिविल मामलों के लिए स्थापित अपील एवं दौरे के न्यायालय कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहे थे, अतः इनको बंद कर दिया गया। अर्थात इस समय ये न्यायालय उन अयोग्य अधिकारी जिन्हें कोई अन्य कार्य नहीं आता था वे विश्राम गृह बन गए थे, अतः इनके कार्यों को कमिश्नरों को दे दिया गया और इस योजना के अंतर्गत बंगाल को 20 डिवीज़नों में विभाजित करके प्रत्येक डिवीज़न में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस समय कमिश्नरों के पास न्याय के साथ साथ पुलिस, माल विभाग संबंधी अधिकार भी थे। न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि। 1829 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा जिला सिविल एवं सेशन न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अब उन्हें अनेक फौजदारी मुकदमे के अधिकार भी दिए गए थे। अब उन्हें 2 वर्ष तक सश्रम कठोर दंड देने का अधिकार था। देशी भाषाओं को न्यायालय की भाषा का पद देना। यद्यपि भारत में मुगलों का शासन बहुत वर्षों पहले ही समाप्त हो चुका था, परंतु अभी भी फारसी को न्यायालय की भाषा का गौरव प्राप्त था।
अब इस भाषा को ना तो कानून न्याय करने वाले और ना ही प्राप्त करने वाले सरलता से समझ पाते थे, अतः इनकी उपयोगिता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। इस कारण से अब फारसी के स्थान पर देसी भाषाओं को न्यायालय की भाषा का स्थान प्रदान किया गया था। इस प्रकार 1797 से 1857 तक विभिन्न गवर्नर जनरलों के कार्य में न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इन सुधारों के साथ साथ भारत को न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध करने का कार्य किया गया। अंग्रेज सत्ताधारियों को यह श्रेय है कि उन्होंने भारत में न्याय के शासन को अपनी आधुनिक अवधारणा सहित लागू किया है। इनका अभिप्राय है कि प्रशासन कानूनों के अनुसार चलाया जाए और किसी भी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में सरकार या प्रशासकीय जिम्मेदारी नहीं निभाने पर सरकारी अधिकार सीमा के बाहर जाकर कार्य करने पर मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता है। अंग्रेज सत्ताधिकारी के अनुसार कानूनी दृष्टि से सभी मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग, किसी भी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों पर एक ही कानून लागू होगा। एक तरफ से कानून का शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी पर ही आधारित था। इसके साथ आज की यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे 4th यूनिट। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।